नमस्कार दोस्तों, स्पेक्ट्रम आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है अंकित बिंजवा और हम यहाँ से कवर करने वाले हैं हमारा मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान, है ना। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में हम शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश के भौतिक भूगोल से। भौतिक पर्सपेक्टिव को हम पूरा करेंगे, सबसे पहले भौतिक भूगोल को हम पूरा करेंगे। उसके बाद हम आगे की तरफ पॉलिटिकल की तरफ बढ़ेंगे। पॉलिटिकल में हम पूरी तरीके से देखेंगे एमपी के कौन से हिस्से कहाँ पर कैसे है। उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, इसमें ट्राइब्स को देखेंगे और उसके बाद हिस्ट्री वाले सेक्शन को हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं यहाँ से सेक्शन एज इट इज़। जैसा कि दूसरे सेक्शंस में हम कवर करते आ रहे हैं, एक सिंगल कॉपी में पूरी तरीके से डाटा वाइज इसको बनाते चले। जितनी चीज़ें मैं बताते चलूँगा आपको मैपिंग वाइज, उन सब चीज़ों को मैपिंग वाइज ही आपको कवर करना है। जितनी चीज़ मैप पर होगी उतनी चीज़ों को आपको मैप के ऊपर एज इट इज़ फिक्स करना है ना। जैसे मैं आपको बताते चलूँगा, क्योंकि मेरे सामने भी ब्लैंक मैप रहेंगे, वैसे ही ब्लैंक मैप को मैं यहाँ पर आपके सामने लाता रहूँगा। उनको ही ड्रॉ करूँगा, उनमें ही चीज़ें बताऊँगा, वैसी ही चीज़ें आपको भी उसमें ड्रॉ करते चलनी है। ठीक है, यहाँ तक की चीज़ें क्लियर है। अलग से सेपरेट कॉपी में इसको वापस स्टार्ट करें, बढ़िया सा सेक्शन होगा आपका, है ना। चलिए, बहुत सारी फैक्चुअल चीज़ें भी होगी, लगभग प्री कंप्लीट हो जाएगा। मैं यहाँ से बोल रहा हूँ आपको, लगभग आपका प्री का सेक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा इसमें, है ना। और मेंस तो खैर हम उसी को लेकर चल ही रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं मेरा प्यारा मध्य प्रदेश, है ना। मध्य प्रदेश का एक मैप आपको ऐसा फिजिकल मैप है, ये पॉलिटिकल भी मैं आपको बताऊंगा। तो फिजिकल मैप भी आपको आपके साथ में रखना है, एक पॉलिटिकल मैप भी रखना है जिसके अंदर स्टेट्स आसपास लिखे हुए होंगे और बीच में आपका कट होगा, किसका सेक्शन कट होंगे आपके जिलों के, है ना। जब हम जिला वार पढ़ेंगे, है ना, जब हम पॉलिटिकल पढ़ेंगे उसका, तो जिले के अनुसार हम एक एक चीज़ों को पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन जो हम शुरू करेंगे, पहला इंट्रोडक्शन होगा और दूसरा वाला हम इसके आगे सेक्शन जो बढ़ेंगे वो आ जाएंगे हम फिजिकल डिवीजन में। भौतिक प्रदेशों में हम बात करने वाले हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश, मध्य मतलब सेंटर में, है ना। मध्य मतलब सेंटर में या केंद्र में मौजूद एक प्रदेश, है ना। बीच में ही दिखाई दे रहा है आपको, एकदम बीच में मौजूद जो प्रदेश है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, मध्य प्रदेश कहा जाता है। अब मध्य प्रदेश नाम किसने दिया, है ना। तो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने इसका नाम क्या करा, मध्य प्रदेश दिया, क्योंकि ये मध्य में स्थित है ना, इसीलिए। उसके अलावा इसके और भी बहुत सारे नाम दिए जाते हैं, जैसे टाइगर स्टेट बोला जाता है, सोया स्टेट हम इसको बोलते हैं। उसके अलावा अब हम चीता स्टेट भी बन चुके हैं। ठीक है, अब देखिए, अब नई चीज़ें समझिए, है ना। सबसे पहले आपको इसका भौतिक क्षेत्र देखना है ना। भौतिक क्षेत्र देखेंगे तो भौतिक क्षेत्र का मतलब ये हो जाता है कि कहाँ पर है, कैसा है, कहाँ लोकेटेड है। तो हम सबसे पहली इसकी विशेषता आपको भारत में दिखाई दे रही होगी कि ये बीच में है ना। और कैसा है, ये भू आवेष्टित, भू आवेष्टित। ये कैसा राज्य है, भू आवेष्टित राज्य है। भू आवेष्टित का मतलब क्या हो जाता है, जो चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ हो, ऐसा राज्य जो चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ हो। इसके पहले भी मैं सेक्शन में बताया हूँ कि यहाँ पर हरियाणा भी वैसे ही राज्य है, फिर झारखंड भी वैसा ही है, छत्तीसगढ़ भी है और यहाँ पर तेलंगाना भी वैसा ही राज्य है। इसे भू आवेष्टित राज्य कहा जाता है, जो ना तो समुद्री सीमा को छूता है और ना ही किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा को छूता है। ठीक है, भू आवेष्टित राज्य के रूप में, या फिर हम इसको बोलते हैं लैंड लॉक्ड स्टेट हम इसके कहते हैं। अब दूसरी चीज ये आती है कि हमको यहाँ पर एक चीज देखनी है। यहाँ पर हम जो चीज देखेंगे उसमें ये आ जाएगा कि कौन कौन से स्टेट्स यहाँ पर हमारे कनेक्ट हो रहे हैं। ये आगे भी बताऊंगा, अभी भी हम इसको देखते चलते। देखिए, इसके ऊपर क्या दिखाई दे रहा है, नॉर्थ में सीधे सीधे आपको क्या दिखाई देगा, नॉर्थ में सीधे सीधे आपको यूपी दिखाई देगा। नॉर्थ में सीधे सीधे आपको नॉर्थ में यूपी, और फिर इधर की तरफ देखेंगे तो नॉर्थ वेस्ट में आपको राजस्थान दिखाई देगा। ठीक है, इधर से कनेक्टेड है वेस्टर्न साइड में गुजरात। साउथ में यदि बात करेंगे तो हमको क्या दिखाई देगा, महाराष्ट्र। साउथ में महाराष्ट्र है। ठीक है, अब हम बात करेंगे साउथ ईस्ट में, तो साउथ ईस्ट में हमसे ही अलग हुआ राज्य छत्तीसगढ़ यहाँ पर आपको दिखाई देगा। ठीक है, उसके अलावा इसके साथ में पहले यदि हम छत्तीसगढ़ को कंबाइंड बात करें तो सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था, है ना। मध्य प्रदेश क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य था जब छत्तीसगढ़ साथ में था। छत्तीसगढ़ को अलग करने के बाद मध्य प्रदेश क्या हो गया, मध्य प्रदेश क्या होगा, दूसरे नंबर पर आ चुका है। किसमें, क्षेत्रफल के आधार पर, किसके बाद, राजस्थान के बाद दूसरे नंबर पर हमारा क्षेत्रफल आ जाता है। ठीक है, अब भौतिक विभाजन के हिसाब से हम बात करें तो पहले हम सबसे ज़्यादा राज्यों से भी टच हुआ करते थे, लेकिन अब हम सबसे ज़्यादा राज्यों से टच नहीं होते हैं। यूपी सबसे ज़्यादा राज्यों से टच होता है। ठीक है, तो हमारे कौन कौन से टच हो रहे हैं हम, यूपी, राजस्थान, गुजरात,
महाराष्ट्र, फिर इधर से छत्तीसगढ़, ठीक है, इतने राज्यों से हम कनेक्ट होते हैं। तो आपको इसी तरीके से इसका भौतिक क्षेत्र देखना है। अब अगली नई बात यहाँ पर आपके सामने आती है कि जैसे कि इंडियन ज्योग्राफी में हम देखते हैं कि भारत का मुख्य हिस्सा, यदि हम इस मैदान के यहाँ से इस हिस्से को अलग कर दें, मैदान के क्षेत्र से इस हिस्से को अलग कर देते हैं, तो ये हिस्सा पूरा पठारी क्षेत्र कहलाता है। कैसा क्षेत्र कहलाता है? पठारी क्षेत्र कहलाता है। अल्टीमेटली ये क्या है? प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार का ये हिस्सा है। प्रायद्वीपीय पठार में भी कौन सा? गोंडवाना भूमि का ये हिस्सा हुआ करता है। ये गोंडवाना भूमि का हमारा हिस्सा होता है। गोंडवाना भूमि का हिस्सा मतलब क्या हुआ है? गोंडवाना लैंड से ये टूट कर यहाँ पर आया है ना, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? गोंडवाना लैंड का पार्ट हम इसे कहते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर देखो खनिज से खनिज संपदा यहाँ पर क्या थी? बहुत अच्छी थी। खनिज के बारे में बात करें तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ के अलग होने के पश्चात क्या हुआ? यहाँ से खनिज संपदा थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन फिर भी अभी भी खनिज संपदा हमारे पूर्वी क्षेत्र में अच्छी खासी मौजूद है, ठीक है। पूर्वी क्षेत्र में बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ और क्षेत्रों में हमारे अधात्विक खनिजों के रूप में कुछ चीज़ें प्राप्त होती है हमें, ठीक है। तो प्रायद्वीपीय पठार का यह हिस्सा है। उसके अलावा इसमें सबसे महत्वपूर्ण पठार जो आता है वो मालवा का पठार है, जो लगभग 50% पार्ट पर लोकेटेड है। इसके 50% हिस्से पर प्रायद्वीपीय भाग का पठार दिखाई देता है। इसके आकार की बात करें तो आकार कैसा दिखाई दे रहा है? एक डलिया जैसा दिखाई दे रहा है ना। एक डलिया जो होती है हमारी फूल या फिर हम कुछ किसी चीज़ों को रखते हैं तो ऐसी डलिया जैसा आकार इसका दिखाई देता है। ऊपर हैंडल है और आसपास डलिया है ना। तो भौतिक स्वरूप के आधार पर भी ये पूछ सकता है। उसके अलावा भौतिक स्वरूप में एक और बात करें तो इसके बीच से क्या निकल के जाती है? कर्क रेखा जाती है। कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा जाती है, और कर्क रेखा इसको बराबर दो भागों में बांट देती है ना। एक उत्तरी हिस्सा हो जाता है और एक दक्षिणी हिस्से, दो हिस्सों में इसको विभाजित कर देती है। उसके अलावा इसका जो सिंगरौली जिला है, सिंगरौली जिले से होती हुई जाती है हमारी कौन सी? हमारी मध्याह्न रेखा, है ना। समय रेखा जिसे कहते हैं, समय रेखा या मध्याह्न समय रेखा, है ना। ये कौन सी रेखा है? 82.5, 82.5, 82.5 डिग्री ईस्ट वाली जो रेखा है वो यहीं से सिंगरौली से होकर जाती है। और ये लाइन आगे जाके कहाँ कट होती है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा और हमारी एक और रेखा जो है वो दोनों एक दूसरे को कट करेगी, ठीक है। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हुई, या हमने भौतिक रूप से इसे थोड़ा सा देख लिया। अब भौतिक रूप से यदि हमने इसके चट्टानी संरचना के बारे में बात करी है तो चट्टानी संरचना में बात करें तो कौन कौन सी चट्टानी संरचना इसमें मिलेगी? तो देखो यहाँ से यदि हम बड़े मोटे तौर पर हम बात कर रहे हैं, मोटे तौर पर ही बात करेंगे तो सबसे बड़ा हिस्सा जो हो जाएगा मालवा। ये किस टाइप का रॉक होगा? ये बेसोल्टिक रॉक होगा। आगे भी इन सब चीज़ों को पढ़ना है, हर चीज़ को पढ़ेंगे, लेकिन एक बेसिक नॉलेज आपके पास और कौन सी चीज़ें कहाँ हैं। दूसरी बात करें तो यहाँ पर आपको क्या मिलेंगे? विंध्यन रॉक स्ट्रक्चर, यहाँ से विंध्यन रॉक स्ट्रक्चर मिलेंगे, विंध्यांचल पर्वत श्रृंखला मिलेगी। उसके बाद नीचे क्या मिलेंगे आपको? सतपुड़ा, ये भी एक खंड पर्वत है। सतपुड़ा मिलेगा आपको यहाँ पर एक खंड पर्वत के रूप में, ठीक है। ऊपर की तरफ यदि हम बात करेंगे तो ग्रेनाइट के रॉक स्ट्रक्चर आपको मिलते हैं कहाँ पर? बुंदेलखंड में। बुंदेलखंड वाला सेक्शन जो है, ये वाला जो सेक्शन हिस्सा आएगा यहाँ पर, इसमें आपको ग्रेनाइट रॉक स्ट्रक्चर मिलेंगे। ग्रेनाइट हो गया, नीस हो गया, यहाँ पर चट्टाने हैं, है ना, सीधे खड़े हुए स्तंभ जैसी चट्टाने मिलेगी। इट मीन्स यहाँ पर ये समझ में आता है हमें कि यहाँ पर बहुत पुराने समय पर जब ये गोंडवाना भूमि से जुड़ा हुआ था तो यहाँ कहीं ना कहीं वॉल्केनो हुआ करते थे, और वॉल्केनिक इरप्शन भी यहाँ पर देखने को मिलेगा, है ना, क्योंकि ग्रेनाइट नीस प्रकार की बहुत अच्छी चट्टानें यहाँ पर हमको देखने को मिलती है। उसके अलावा दरारी उद्भेदन से बना हुआ हमारा दक्कन ट्रैप का हिस्सा मालवा का पठार, दक्कन ट्रैप का हिस्सा है मालवा का पठार। उसके अलावा यहाँ पर दो महत्वपूर्ण भ्रंश घाटी दिखाई देती है ना, विंध्यांचल सतपुड़ा के बीच में नर्मदा, ठीक है, और सतपुड़ा और किसके बीच में? दक्कन ट्रैप के बीच में हमको दिखाई देती है हमारी ताप्ती। ये दो भ्रंश घाटियाँ है। ये फिजिकल ओवरव्यू है ना, फिजिकल ओवरव्यू की हमने थोड़ी सी बात करी। इसके आगे हम क्या थोड़ी और चीज़ों के ऊपर डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, ठीक है। भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य, जितनी भी चीज़ों पर अंडरलाइन करते जाऊंगा वो बहुत महत्वपूर्ण होगी, ठीक है। और यह देश के कुल भाग का कितना? 9.38% एरिया को कवर करता है। कितना? 9.38% एरिया क्षेत्रफल को कवर करता है, ठीक है। लगभग कितना?
इतने लाख हेक्टेयर 307.56 लाख हेक्टेयर एरिया को कवर करता है। ये कब काम आएगा? अब आप बोल रहे सर इतना सारा डाटा कहाँ से काम आएगा, और कब काम आएगा? जब आपसे खेती की जमीन पूछी जाएगी कि कृषि कितने क्षेत्र में की जाती है, वन की भूमि पूछी जाएगी कि वन कितने क्षेत्रों में लगे हैं, तब आप बताएंगे कि लगभग 300 है ना, लगभग 307 लाख हेक्टेयर जितना हमारे पास क्षेत्रफल है, उसमें से इतने क्षेत्रफल पर हमारे पास कृषि है, इतने पर वन है, इतने पर ये मृदा है। तो उसी के हिसाब से परसेंटेज निकल के आता है। ठीक है, फैला हुआ क्षेत्र है। राज्य को भरपूर वन संपदा मिली हुई है। वन संपदा के मामले में तो हम नंबर 1 पर है ना। क्षेत्रफल के आधार पर बोले तो क्षेत्रफल के आधार पर वन मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है, सबसे टॉप पर हम ही चल रहे हैं। लेकिन औसत नहीं है, औसत हमारे पास 33% होना चाहिए, लेकिन उससे हमारे पास कम है। मतलब जो वैश्विक औसत भी बताया गया है और भारत का भी औसत देखा गया है, उससे हमारे पास थोड़ा सा कम है, उसके बराबर होना चाहिए, तो हम पूरे भरपूर वन संपदा वाले राज्य बन जाएंगे। ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर बात करें है ना, तो जबकि सकल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना 25.21% क्षेत्रफल पर क्या है, वन है ना। होना कितना चाहिए 33%, कितना होना चाहिए 33%, इस पे वन होना चाहिए, लेकिन अभी कितना है 25.21% पर ही वन है। जैसे जैसे हर बार वन रिपोर्ट आएगी आपको इसको अपडेट करना है, जैसे जैसे वन रिपोर्ट आएगी हर बार आपको इसको अपडेट करना है कितने परसेंट पर वन है, तो लगभग अप्रोक्सीमेटली 25% पर वन है। इसमें ये पॉइंट वाला सेक्शन बढ़ता घटता दिखाई देगा है ना। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से वन कम होंगे या ज़्यादा होंगे। मध्य प्रदेश में कुल कितने 11 कृषि जलवायु क्षेत्र दिखाई देते हैं। सीधे एमपीपीएससी पूछता है इससे क्वेश्चन प्री में, कितने कृषि जलवायु क्षेत्र अलग है, कृषि जलवायु क्षेत्र अलग दिखाई देते हैं है ना। यहाँ पर 5 फसल क्षेत्र दिखाई देते। देखो कृषि जलवायु क्षेत्र अलग होते हैं, फसल क्षेत्र अलग होते हैं। कृषि जलवायु क्षेत्र मतलब ये होता है कि एक जलवायु क्षेत्र में ये 2 या 3 प्रकार की अलग अलग क्या हो सकती है, फसल हम ले सकते हैं। लेकिन मुख्य रूप से यदि हम बात करें उस बड़े क्षेत्र में, जैसे मालवा है, तो मालवा अंचल 1 या 2-3 चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। जैसे एक तो गेहूं हो गया, फिर कपास हो गया है ना, गेहूं वाला क्षेत्र भी इसमें दिखाई देता है, कपास भी बहुत अच्छा दिखाई देता है। उसके अलावा हमको दिखाई देता है क्या, सोयाबीन, सोया स्टेट हमें ही सही। ठीक है, तो ये सब क्या है, हमारे प्रमुख फसलों को जिस क्षेत्र में कवर किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, फसल क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, यह राज्य इसके घने वन और विस्तृत वन संसाधन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए यहीं से आपको कितना डाटा मिल गया, लगभग मतलब हम मान के चले यहाँ 10 क्वेश्चन बन गए प्री के है ना। आगे की हम बात कर लेते हैं। वन संपदा के 3 प्रमुख भाग है ना, जो हमारे यहाँ वन संपदा मिलती है। क्योंकि वन संपदा जो हमारे यहाँ मिलती है वो किस प्रकार की मिलती है, पतझड़ वन यहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं। मतलब डेसिडियस, किस टाइप के मिलते हैं, डेसिडियस या फिर पतझड़ प्रकार की वनस्पति होती है। क्योंकि मध्य प्रदेश में वर्षा या फिर जल की उपलब्धता साल भर नहीं होती है, इसीलिए हमारे यहाँ पर समय समय पर वर्षा होती है, और समय समय पर यदि वर्षा होगी तो समय अनुसार ही हमारे क्या होगे, पत्तों पेड़ पौधों को पानी मिलेगा। ठीक है, इसलिए पतझड़ प्रकार के वन मिलते हैं जो एक समय पे अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। हमको वन संपदा भी पढ़नी है, जैसे ही भौतिक प्रदेश कंप्लीट होगा नदियों की तरफ चलेंगे, नदियों के बाद चलेंगे हम क्या मिट्टी की तरफ के बाद वन संपदा को हम देखने वाले। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन से वन संपदा मिलती है, सागौन आपका बहुत अच्छा देखने को मिलता है, साल वन क्षेत्र मिलते हैं, और उसके अलावा अन्य है ना, अन्य वन क्षेत्र मतलब इसके अंदर मिक्स मिलेंगे। इसमें कुछ क्षेत्र में सदाबहार प्रकृति के वन भी मिलते हैं, छोटे से बहुत छोटे एरिया में। यदि हम ऊंचाई पर जाएं, पर्वतों पर जाएं, तो वहां पर अल्पाइन प्रकार की वनस्पति कुछ मात्रा में मिलती है। जैसे सतपुड़ा की ऊंचाई पर हम देखें तो बहुत कम, लगभग ना के बराबर ही हम इसको बोलेंगे मध्य प्रदेश के वन के हिसाब से। ठीक है, उसके अलावा बांस आच्छादित क्षेत्र दिखाई देता है, राज्य में दूर दूर तक फैला हुआ क्षेत्र है। उसके अलावा हमने एक और बात करी थी कि हमारा क्षेत्र जो है गोंडवाना भूमि से लगा हुआ है, और गोंडवाना भूमि का ही क्षेत्र है। तो हमारे पूर्वी क्षेत्र में, या तो हम बात करें दक्षिण पूर्वी और पूर्वी क्षेत्र में, हमें क्या मिलता है, तांबे का अयस्क मिलता है, मैग्नीज मिलता है। मैग्नीज के अयस्क, चूना पत्थर, कोयला, लोहा अयस्क मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण खनिजों में से एक आ जाते हैं। इसके अतिरिक्त एल्यूमिनियम कुछ क्षेत्रों में मिलता है। ठीक है, भी राज्य का हिस्सा बना हुआ है। मध्य प्रदेश में लोह अयस्क उच्च श्रेणी का माना जाता है। लोह अयस्क जो है हमारे यहाँ उच्च श्रेणी का लोह अयस्क यहाँ पर प्राप्त होगा। माना जाता है कि पन्ना क्षेत्र में विश्व स्तर का हीरा प्राप्त होता है। तो पन्ना क्षेत्र जो है हमारा है, ये विश्व स्तर के लोह क्षेत्र के लिए फेमस है। यदि हम बात करें तो हमारा जो खनिज क्षेत्र है वो यही है,
ये हमारा प्रमुख खनिज क्षेत्र है। यहाँ सिंगरौली आसपास आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ पर कोयला दिखाई देगा। लो अयस्क क्षेत्र भी इसके आसपास ही दिखाई देंगे। कुछ क्षेत्र यहाँ पर भी कुछ खनिज वाले क्षेत्र, जैसे बैतूल, बैतूल से भी कुछ खनिज निकाले जाते हैं। उसके अलावा जबलपुर, जबलपुर के आसपास का क्षेत्र जो आपको दिखाई देगा वो किससे संबंधित है, वो चूना चट्टान हो गई, ठीक है। और उसके अलावा जो हमारे संगमरमर होता है उससे संबंधित है, ये यहाँ से डायमंड आपको मिलता है, ठीक। उसके अलावा बालाघाट और ये क्षेत्र तो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से तांबा और मैग्नीज प्राप्त होता है ना। हमारे साउथ ईस्ट जोन से हमें तांबा और मैग्नीज बहुत अच्छे तरीके से प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये सभी खनिज हमें पूर्व क्षेत्र से मिलते हैं। पश्चिमी क्षेत्र में अधात्विक खनिजों की उपलब्धता है, जैसे डोलोमाइट मिलता है, कहीं चूना मिलता है ना, कहीं पर घेरू आपको मिलेगा, या कहीं पर रंगीन संगमरमर मिलेगा। सभी खनिजों को हम अलग से देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब भौतिक प्रदेशों का थोड़ा सा विभाजन देख लेते हैं। यहाँ पर भौतिक प्रदेशों का मैंने एक अच्छा सा रंगीन मैप रख रखा है, मेरा ही द्वारा बनाया हुआ है ना, ठीक है। तो भौतिक प्रदेशों में आपको ये ब्लैक वाला रीजन जो दिख रहा है, इसमें देखो थोड़ा सा हिस्सा एक और सेक्शन का आ जाएगा, यहाँ से मध्य भारत का पठार भी इसके अंदर जुड़ जाएगा। ऐसा हम बात करें तो यहाँ से मध्य भारत का पठार इसमें से अलग कर दीजिए, ये हो गया मध्य भारत का पठार, है ना। यहाँ से मध्य भारत का पठार क्षेत्र अलग कर दीजिए, ये हो गया। तो ये हमारे पूरे भौतिक प्रदेशों को अलग अलग तरीके से विभाजित कर देगा। इसका लिखा हुआ मैप भी और पूरा बना हुआ प्रॉपर मैप भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो हम किसकी तरफ चल रहे हैं, हम देख रहे हैं इसके भौतिक विभाजन। भौतिक विभाजन को भी हम देखेंगे, है ना। थोड़ा सा हम देख लें आगे की तरफ, हाँ ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं और चीज़ों पे बात कर लेते हैं, फिर हम भौतिक विभाजन की तरफ तो बढ़ने ही वाले हैं। अगला सेक्शन हमारा भौतिक विभाजन ही होगा। चलिए, मध्य प्रदेश का धरातल समतल है ना, समतल धरातल, लेकिन पठारी समतल धरातल है हमारा, क्योंकि मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से पठार ही है। आपको मैदानी क्षेत्र दिखाई देगा तो बस ये इसी अंचल में दिखाई देगा, है ना। इसी अंचल में आपको थोड़ा सा कौन सा क्षेत्र दिखाई देगा, थोड़ा सा मैदानी क्षेत्र दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर चंबल नदी है, और चंबल नदी ही यहाँ पर क्या बनाती है, थोड़े से एलुवियल प्लेन बनाती है या जलोढ़ के मैदान का निर्माण करती है, ठीक है। धरातल कैसा है, समतल है। हर चीज को मैं अंडरलाइन करते चल रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे एकदम हम पिन पॉइंट को पकड़कर ही चल रहे हैं, क्योंकि मेंस जो लिखना है पिन पॉइंट को पकड़ के ही लिखना है ना। एकदम पिन पॉइंट को पकड़ के लिखेंगे तो ही बहुत अच्छे तरीके से बन पाएगा। समतल धरातल है, ठीक है। इसके अंदर क्या हो जाती है, पहाड़ियाँ और विभिन्न उच्च भूमियाँ भी पाई जाती है। कहीं पर कुछ घाटियाँ भी दिखाई देती है, जैसे जितनी भी नदी घाटियाँ हैं हमारी, नर्मदा हो गई, नर्मदा नदी हो गई, ताप्ती नदी हो गई, नर्मदा, ताप्ती, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सभी नदियों की घाटियाँ अलग अलग तरीके से दिखाई देती है, इससे भरा हुआ है। और भौगोलिक दृष्टि से इनको गढ़ क्षेत्र, है ना, कौन कौन से क्षेत्र कहा जाता है, गढ़ क्षेत्र, मालवा का पठार क्षेत्र, सतपुड़ा रेंज में, ठीक है, नर्मदा घाटी, ठीक है, और छत्तीसगढ़ के मैदानों में विभाजित किया जाता है। छत्तीसगढ़ के मैदान में विभाजित किया जाता है। छत्तीसगढ़ का जो बीच वाला क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ का जो सेंटर वाला क्षेत्र है, वही क्या कहलाता है। जैसे हम छत्तीसगढ़ को बात करें कि छत्तीसगढ़ यहाँ से हमारा लगा हुआ राज्य यहाँ पर है, ये छत्तीसगढ़ हमारा साथ में लगा हुआ है। तो यहाँ पर भी पठारी क्षेत्र लगा हुआ है, यहाँ पर भी पठारी क्षेत्र लगा हुआ है, ऐसा, ठीक है। और बीच का ये जो क्षेत्र दिखाई देता है आपको, ये क्षेत्र जो दिखाई देता है, इसको महानदी का मैदान और इसे ही धान का कटोरा भी कहा जाता है ना। महानदी का मैदान या धान के कटोरे के नाम से जाना जाता है छत्तीसगढ़, जो यहाँ पर लगा हुआ था। 2000 के बाद ये हमसे अलग हो गया, इसीलिए हमारा खनिज का रेवेन्यू पूरा वहीं चला गया। खनिज जितना भी हमारे पास उपलब्ध था, वो अधिकांश हिस्सा लगभग मतलब 90% खनिज मध्य प्रदेश से चला गया, ठीक है। छत्तीसगढ़ के मैदानों में विभाजित किया जाता है ना। राज्य में सतपुड़ा, कौन कौन सी पहाड़ी दिखाई देती है, सतपुड़ा, विंध्याचल, मैकाल की मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं यहाँ पर दिखाई देती है। उसके अलावा यदि हम बात करें अरावली श्रृंखला की भी कुछ स्लोप हमको दिखाई देता है, जो इस इलाके में है। ये जो इलाका दिखाई दे रहा है, अरावली का भी एक प्रभाव हमको यहाँ पर इस क्षेत्र में दिखाई देता है। ये अर्ध शुष्क क्षेत्र के रूप में होगा। अर्ध शुष्क क्षेत्र के रूप में मैकाल की मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं यहाँ पर दिखाई देती है। राज्य के केंद्रीय भाग में गुजरती हुई नर्मदा नदी राज्य की जीवन रेखा कहलाती है ना। हम पढ़ेंगे नर्मदा नदी के बारे में पूरी बातें, ठीक है। ये राज्य की क्या होगी, जीवन रेखा मानी जाती है। अन्य मुख्य 12 मासी नदियों में, है ना। अच्छा,
देखो बहुत जगह बारहमासी लिख दिया जाता है, लेकिन ये पूर्ण रूप से पेरिनियल या बारहमासी नहीं होती है। बारहमासी का मतलब ये होता है कि 12 महीने इसमें पानी रहता है। हाँ, हम मानते हैं इसमें 12 महीने पानी रहता है, क्यों? क्योंकि हमने डैम बनाकर पानी रोक रखा है, लेकिन इसका जो स्रोत है वहाँ स्रोत से पानी निरंतर नहीं आता है, ये याद रखिएगा। पूर्ण रूप से बारहमासी नहीं है ना, इसको याद मत रखिएगा, ठीक है। क्या है ये? ऋत्विक, ऋत्विक नदियां है ना, ऐसी नदियां, या फिर सीजनल, सीजनल रिवर्स, सीजनल रिवर से ऋत्विक नदियां हैं हमारी, ठीक है। कोई सी भी ऐसी नदी नहीं है जिसमें 12 महीने पानी रहता हो, लेकिन कुछ नदियां ऐसी है जो पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र, है ना, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व दोनों तरफ से ही बारिश को लेती है, इसीलिए उसमें पानी क्या होता है, अधिकतम मात्रा पाई जाती है, ठीक है। जीवन रेखा मानी जाती है हमारी नर्मदा हो गई। बारहमासी नदियों में है ना, कुछ जो ऋत्विक नदियां जो है उसमें माही हो गई, चंबल, काली सिंध, बेतवा, सोन, केन, पेंच और ताप्ती नदियां सम्मिलित हो जाती है, ठीक है। यदि हम क्षेत्रों की बात करें तो देखिए, नर्मदा नदी का क्षेत्र तो ये हो गया, ये ताप्ती नदी का क्षेत्र हो गया यहाँ से, ठीक है। इधर से चंबल का क्षेत्र हो जाता है, ये चंबल का क्षेत्र कवर होता है। फिर उसके बाद इधर से आ जाती है, यहीं से निकलने वाली एक अलग अलग नदियाँ हो जाती है, सोन बेतवा हो जाती है, केन हो जाती है, टोंस हो जाती है ना। और बाकी आगे जाकर दो तंत्रों में मिलती है। सबसे पहला तंत्र हमारा हो जाता है कौन सा? हमारा हो जाता है एक यमुना। दो तंत्र मध्य प्रदेश में अच्छे खासे बड़े मिलते हैं, एक यमुना है और एक गंगा है। ये दो बड़े तंत्रों के रूप में है, क्योंकि अधिकांश नदियाँ या तो यमुना में चली जाएगी या तो गंगा में, और मुख्य नदी यहाँ से कौन सी है? गंगा। तो मध्य प्रदेश का अधिकांश तंत्र किससे संबंधित है? गंगा नदी तंत्र से स्थित है, गंगा नदी तंत्र का ही हिस्सा है। क्योंकि एक क्वेश्चन में डिस्प्यूट हुआ था, पहले पूछा गया था कि इनमें से मध्य प्रदेश में कौन सा नदी तंत्र सबसे विस्तृत है, तो उसमें यमुना दे दिया गया था ऑप्शन। यमुना अल्टीमेटली किसकी? गंगा की ही सहायक नदी है, तो वहाँ पर क्या आ जाएगा? गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र का ही हिस्सा ये है, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। नदियों में माही, चंबल और ये सब हो गया हमारा। मध्य प्रदेश की वर्तमान भौगोलिक स्थिति, है ना, भौगोलिक स्थिति के बारे में बात करें तो ये देखिए, यहाँ पर हम वापस से इन सब चीज़ों को कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना। जैसे हमने ज्योग्राफी में भी देखा था, वैसे ही हम यहाँ पर भी देखेंगे। तो भौगोलिक स्थिति कितनी है? 21 डिग्री, 21 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ से लेकर 26 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ, ठीक है। 21 6 मतलब ये सबसे दक्षिणतम हिस्सा ये हो गया। 21 डिग्री कितना मिनट है? इसके ऊपर मिनट को ऐसे लिखा जाता है डैश में, तो मिनट, ठीक है। इंडिया नॉर्थ में है तो मध्य प्रदेश भी नॉर्थ में, और कितना? 26 डिग्री 3 मिनट, सबसे 26 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ, ठीक है। ये क्या हो गई हमारी? ये लंबाई हो गई, है ना, ये लंबाई हो गई, है ना। ऐसा लंबा हमारा मध्य प्रदेश है। यदि हम चौड़ाई की बात करें तो उस बिंदु से उस बिंदु तक माना जाता है, जिस बिंदु से, ये बिंदु से लेकर ये बिंदु तक, है ना। और यहाँ से बात करें तो इस तरफ से लेकर इस बिंदु तक हमारी चौड़ाई देखने को मिलती है। तो हमें देशांतरी विस्तार देख लेते हो, तो देशांतरी विस्तार कितना हो जाता है? 74 डिग्री 9 मिनट से लेकर कहाँ तक आ जाता है? 82 डिग्री 48 मिनट, है ना। 74 डिग्री 9 मिनट से लेकर, ये कौन सा है? ईस्ट है ना। ईस्ट में हमें कहाँ से? 82 डिग्री 48 मिनट, 82 डिग्री 48 मिनट ईस्ट, ये हमारे अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार के रूप में देखा जाता है। ये है हमारी लंबाई और ये है हमारी चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई के रूप में भी इसे देखा जाता है। हम आगे आगे जैसे बढ़ेंगे वैसी चीज़ों को और बात करते जाएंगे। मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है? 308244, है ना, 308244 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, वर्ग किलोमीटर इतना क्षेत्रफल है। अब देखो, अब आप बोलेंगे सर ये थोड़ा सा ऊपर नीचे है, हमने तो ये पढ़ा है, हमने वो पढ़ा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के साथ में भी हमारा कुछ क्षेत्रफल क्या किया गया? साझा किया गया, कुछ हिस्सा साझा किया गया, उसके कारण भी कम होता है। तो कुछ बुक्स में अलग दिया हुआ है, कुछ बुक्स में अलग दिया हुआ है ना, क्योंकि मध्य प्रदेश का डाटा बहुत ज़्यादा ही डाइवर्स है। हर बुक में आपको थोड़ा बहुत किलोमीटर में या फिर कुछ मीटर में अंतर देखने को मिलेगा, तो वो लाजमी है ना, क्योंकि हमको ही चीज़ें क्लियर नहीं है, सरकार को ही चीज़ें क्लियर कभी कभी कम होती है, और साइट पर भी नहीं मिलता है ये डाटा। अब आप ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ से निकालेंगे? हिंदी ग्रंथ अकादमी से निकाल लेंगे या फिर मध्य प्रदेश की वेबसाइट से निकाल लेंगे, तो वहाँ पर भी आपको लगभग इतनी ही चीज़ें ऊपर नीचे दिखाई देगी।
तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग क्या मानता है उसके आधार पर वहाँ पर क्षेत्रफल होगा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, इसमें अपडेट हो सकता है क्योंकि आगे जाकर कुछ चीज़ें भी शेयर हो सकती है ना, इसीलिए। ठीक है, भारत का कुल क्षेत्रफल का कितना है 9.38% है ना, ये जो है ये कितना है 9.38% एरिया है ये टोटल किसका, भारत का 9.38। पहले बहुत बड़ा एरिया कवर करते थे हम, लेकिन है ना 15 या 16 के आसपास हम एरिया कवर करते थे, लेकिन अब क्या हो गया है, कम हो गया है छत्तीसगढ़ के अलग हो जाने के बाद 2000 के बाद। ठीक है, यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हुई कि हमारा क्या है, लेटीट्यूड कितना है 21 डिग्री 6 मिनट से लेकर 21 डिग्री से 26 डिग्री, लगभग 5 डिग्री है यहाँ पर। ठीक है, दिखाई दे रहा है, लगभग 5 डिग्री यहाँ से इधर तक दिखाई दे रहा है। ठीक है, और ये 74 डिग्री से लेकर ये 82 डिग्री तक, तो कितने हो गए 6 और 2 8। ठीक है, तो 6 तो 6 कितना मानेंगे 5 6 7 60 डिग्री का अंतर है ना। ऐसी चौड़ाई कितनी दिखाई देगी 60 डिग्री, और ऐसा कितना है 5 डिग्री। तो ऐसा थोड़ा बहुत याद रखा सकता है, 5 और 7 दोनों ही ऑड नंबर के लगभग है, तो ऐसे याद रख सकते हैं। 21 डिग्री 6 मिनट, तो इसमें 5 ऐड करेंगे, तो 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 26 डिग्री हो जाएगा। 74 डिग्री है तो इसके अंदर 7 ऐड करो तो कितना हो जाएगा हमारा, देखो 9 मिनट है, अल्टीमेटली खत्म ही हमारा, तो मिनट खत्म हो गए यहाँ पर, तो कितना है 75 डिग्री लगभग आसपास, और कितना हो जाएगा 82 डिग्री 48 मिनट। ठीक है, एकदम याद करने वाला डाटा है ना। वैसे तो एग्जाम में अब ऐसे क्वेश्चन आना बंद हो गए, लेकिन जब आप कुछ भी डायग्राम बनाते हैं तो उसमें इन्हें ड्रॉ कर देना बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, कोई सा फिजिकल डिवीजन से क्वेश्चन पूछा है तो उसमें यदि आप ड्रॉ कर देंगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, एरिया वाइज भी याद रखें, बहुत बेसिक चीज़ें हैं, मज़ा आगे आना शुरू हो जाएगा जब हमारे कुछ और चीज़ें चालू होगी, जैसे फिजिकल डिवीजन चालू होंगे, उसके बाद हमारा कौन सा सेक्शन चालू होगा, हमारा वन वाला क्षेत्र चालू होगा, मिट्टी होगी, फिर जनजातियाँ होगी। जनजातियों में तो एकदम मतलब धमाकेदार मज़ा ही आ जाएगा, है ना। चलो, इसका पूर्व से पश्चिम का विस्तार है ना, पूर्व से पश्चिम का विस्तार कितना है 870। ये रहा पश्चिमी बिंदु, और ये रहा इसका पूर्वी बिंदु, है ना। पूरब से पश्चिम बिंदु के बीच की दूरी है ना, पूरब से पश्चिम बिंदु के बीच की दूरी क्या है, ये रही। कितनी दूरी है ये, है ना, ये जो दूरी कितनी है 870 किलोमीटर। ये क्या है हमारी चौड़ाई पूरब पश्चिम, और उत्तर दक्षिण कितनी है 506, है ना। तो ये हो जाती है उत्तर दक्षिण। ये इस बिंदु से लेकर उत्तरतम बिंदु से लेकर दक्षिणतम बिंदु, ये इसको मापा गया है ना, ये ध्यान रखना, है ना। क्योंकि हम इन दो पॉइंट के बीच में कि उत्तर कितना उत्तर और दक्षिण कितना दक्षिण, तो हम इन दोनों को ऐसी लाइन खींचते हैं और उनका ऐसा माप लेते हैं। तो मैंने 2 बिंदु बताए हैं, ऐसा ऐसा और ये ऐसा ऐसा, इन दोनों बिंदु को नापा जाता है। तो कितनी हो गई 605 किलोमीटर। ये भी डाटा आराम से याद हो सकता है। देखो यहाँ पर भी 7-8 सीक्वेंस है, यहाँ पर भी देखो 6-5 सीक्वेंस है, लेकिन उल्टा है ना। 6 के बाद 5 आ रहा है, यहाँ पर भी क्या 8 के बाद 7 आ रहा है। तो ऐसे याद रख सकते हैं 870 और 605 किलोमीटर। कुछ चीज़ें कॉमन चीज़ें निकालोगे तो ही चीज़ें याद होगी, नहीं तो गायब होता चलेगा। ठीक है, देखो है ना, लंबाई और चौड़ाई इसकी कितनी है, उत्तर से दक्षिण की ओर बता दी। ठीक है, इसकी उत्तरी सीमा कौन बनाता है, चंबल रिवर, यहाँ से जाती है चंबल। देखो डाटा तो आपको लिखा हुआ सब जगह दिखाई दे जाएगा, डाटा तो सब जगह दिखा हुआ दिखाई दे ही जाएगा। मैप पर बनाना सबसे महत्वपूर्ण है, मैप पर इस चीज़ को कवर कर लेते हैं तो बढ़िया सा मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो सभी चीज़ें जो उधर लिखी होगी ना उसको मैं मैप के ऊपर उतार दूंगा आपके लिए, है ना। आपके लिए पूरा मैं मैप के ऊपर उतार के रख दूंगा, जिससे आपको मैप में चीज़ें साफ दिखाई दे। अब देखो यहाँ पर ये 4 लाइन पढ़ने के कंपैरिजन में हमको वो ज़्यादा चीज़ ज़्यादा अच्छी दिखाई दे रही है ना, कि हम उसको वहाँ पर देख ले। उत्तरी सीमा कौन बनाती है, चंबल नदी बनाती है, तथा दक्षिणी सीमा कौन बनाती है, ताप्ती नदी बनाती है। तो ताप्ती नदी जा रही, ताप्ती नदी यहाँ से निकलेगी और ऐसी कुछ दक्षिण सीमा बनाती हुई निकल जाती है। तो यहाँ पर आ गई हमारी ताप्ती रिवर, ये आ गई हमारी ताप्ती रिवर जो दक्षिण सीमा का निर्माण करती है। पश्चिमी तथा पूर्वी सीमाएं क्रमशः गुजरात एवं मैकाल कैमूर की श्रेणियों के द्वारा निर्धारित की जाती है। ठीक है, इधर की तरफ से किससे निर्धारित हो रही है, गुजरात। इधर की तरफ कोई मुख्य क्षेत्र नहीं है हमारे विभाजन वाला, तो इधर गुजरात। ठीक है, इधर भी माही नदी बह के जाती है। ठीक है, और इधर कौन आ जाता है, मैकाल, ये अमरकंटक वाला इलाका आ जाता है ना, मैकाल पर्वत का अमरकंटक क्षेत्र आ जाता है। वहीं हमारी क्या हो जाती है, पूर्वी सीमा हमको दिखाई देती है, मैकाल और कैमूर पर्वत श्रृंखलाओं के रूप में श्रेणियों द्वारा निर्धारित की जाती है। कर्क रेखा है ना, कर्क रेखा नर्मदा के समानांतर दक्षिण
पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है और बराबर भागों में विभाजित कर देती है, जो किससे जाती है, 14 जिलों से होकर गुजरती है, ठीक है, और 5 राज्यों के साथ मिलती है। हमारी सीमा किसके साथ मिलती है, 5 राज्यों के साथ मिलती है, जो हमने शुरू में डिस्कस कर लिया है। उसके अलावा कर्क रेखा की भी बात कर ली है, जो कहाँ से जा रही है, 14 जिलों से जा रही है। उसके अलावा ध्यान से सुनो, 14 के अलावा एक और जिला थोड़ा सा, मतलब क्योंकि चीज़ें इमेजिनरी लाइन वाली है और लाइन जो है कितनी पतली हो सकती है, हम जितना मैप ऊपर से देखेंगे उतनी लाइन मोटी दिखाई देगी, और जितना पास जाते जाएंगे लाइन उतनी मोटी पतली दिखती हुई दिखेगी। तो यहाँ पर बहुत जगह 15 जिले भी लिखे हुए हैं, क्योंकि कुछ जिलों से जस्ट छूती हुई जाती है, कुछ जिलों से कुछ एकदम से छूती हुई जाती है और एक जिले के अंदर से पूरी होकर गुजरती है ना। इसीलिए हमारे कहीं पर 14 है, कहीं पर 15 जिले हैं, है ना। जब हम मैप के हिसाब से उनको जिलेवार अध्ययन करेंगे तो जिलेवार अध्ययन में भी मैं बता दूंगा कि कौन से जिले और इसके अंदर आ रहे हैं। एक ट्रिक भी है, ट्रिक के बेस पर भी हम इसको थोड़ा सा कवर कर लेंगे, ठीक है। तो ये कितने जिलों से जा रही है, 14 जिलों से होकर गुजरती है। चले आगे। अब देखो, सीमा पर छूने वाले राज्य, ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जो सीमाओं पर छू रहे हैं, अन्य राज्यों को छू रहे हैं, ठीक है। जिले जो सीमावर्ती राज्यों को छूते हैं। देखो यहाँ पर फिर मैंने अलग से आपके लिए निकाल के रख दिया है ना, अलग सेक्शन हमने निकाल लिया है। देखो अब इधर यहाँ देखो ध्यान से, सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जितने जिले छू रहे हैं वो ऑरेंज कलर में है। देखो यहाँ पर आ रहा है भिंड, शिवपुरी, अशोकनगर, है ना, सागर, फिर उसके बाद दतिया आ जाता है, टीकमगढ़ आ जाता है, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा। तो ये ऑरेंज कलर में आपको अलग से दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो ये आ गया सिंगरौली, सागर, गुना, दतिया, शिवपुरी, सीधी, रीवा, सतना, पन्ना, छतरपुर, भिंड, टीकमगढ़ और निवाड़ी, ठीक है। अब देखो इसमें से एक एक कॉमन भी है ना, एक एक जो जिला है वो क्या है, कॉमन भी है। देखो यहाँ पर मुरैना कॉमन है ना, सबको निकाल के लेकर आएंगे। देखो इधर की तरफ कौन कॉमन आ रहा है, सिंगरौली कॉमन आ रहा है, सिंगरौली इधर छत्तीसगढ़ से भी छू रहा है और उधर भी। तो इसके ऊपर भी एक ऐसी ही टेबल आप बना लें और इसके ऊपर सर्कल भी कर ले, या तो ऐसा मैप छाप ले, ऐसा मैप पॉलिटिकल वाला होगा, उनको हाईलाइट करते चलें और उसके ऊपर राज्य लिख ले, जिला लिख ले, कौन कौन सा जिला है। देखो सिंगरौली यहाँ पर भी है, और सिंगरौली किसके साथ भी आएगा, राजस्थान के साथ भी आएगा। देखो इसमें नहीं लिखा हुआ है तो यहाँ सिंगरौली लिख ले, सॉरी सिंगरौली नहीं, क्या बोलते हैं अपना, मुरैना लिखा हुआ है, मुरैना है, ठीक है, मुरैना इसमें लिख ले। अब छत्तीसगढ़ में उधर की तरफ देखो, उधर कौन सा छू रहा है, छत्तीसगढ़ से सिंगरौली। तो छत्तीसगढ़ में देखो यहाँ पर बालाघाट मंडला, यहाँ सिंगरौली नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, सिंगरौली लिख लो, ठीक है। तो सिंगरौली हमारा यहाँ पर क्या है, कॉमन जिला है जो दोनों के बीच में आ रहा है। देखो यहाँ पर ये रहा, है ना, दोनों के बीच में, इधर छत्तीसगढ़ है और इधर क्या है, यूपी है, ठीक है। अब इधर आ जाते हैं राजस्थान में मुरैना, फिर यहाँ पर एक और आ जाता है अलीराजपुर। तो देखो यहाँ पर झाबुआ, श्योपुर, रतलाम, है ना, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, आगर मालवा, नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, श्योपुर, ठीक है। यहाँ पर अलीराजपुर नहीं दिया हुआ है, महाराष्ट्र के साथ में गुजरात ये रहा, ये अलीराजपुर यहाँ पर कॉमन है। तो यहाँ पर भी लिख लो, कहाँ गए राजस्थान, यहाँ पर लिख लो अलीराजपुर, ये कॉमन है, ये रहा कॉमन, ठीक है। झाबुआ के बाद अलीराजपुर हमको यहाँ पर दिख रहा है। उधर की तरफ बालाघाट दिखेगा जो छत्तीसगढ़ से भी ऐड हो रहा है और किसके साथ भी हो रहा है, महाराष्ट्र के साथ भी। तो देखो ये महाराष्ट्र के साथ में आ गया हमारा खरगोन, बड़वानी, बैतूल, खंडवा, छिंदवाड़ा, ठीक है, छिंदवाड़ा हो गया। और फिर क्या हो गया, सिवनी और बालाघाट, ठीक है। तो वहाँ से बालाघाट ये रहा, किस में आ गया, महाराष्ट्र में। और उधर कहाँ पर आ जाएगा, छत्तीसगढ़ में भी देखो, शहडोल, बालाघाट ये रहा। ये कॉमन आपको ज़्यादातर याद रखने, कॉमन चीज़ें हो गई, ये ज़्यादातर याद रखनी। क्या क्या याद रखेंगे, मुरैना, सिंगरौली, बालाघाट, फिर अलीराजपुर, ठीक है, अलीराजपुर हो गया, ठीक, ये याद करने वाले हैं। उसके अलावा अन्य जिले जो है वो पूरी तरीके से लैंड लॉक्ड जैसे हैं, जैसे ग्वालियर कहीं छू नहीं रहा है ना, तो बाहर की किसी सीमा को छू रहा है, ठीक है, बाहर की किसी सीमा को नहीं छू रहा है। जैसे ग्वालियर अंदर की तरफ हो गया, ठीक है, उमरिया हो गया, कटनी हो गया, उमरिया, कटनी, जबलपुर, ठीक है, जबलपुर हो गया, ठीक है, नरसिंहपुर हो गया, होशंगाबाद हो गया। तो ऐसे ये सब जो है, जैसे इंदौर भी लैंड लॉक्ड है, ठीक है, और उज्जैन हो गया, धार हो गया, ये सब क्या है, चारों तरफ से घिरे हुए हैं, जिनको मैंने किस में कर दिया है, एक ब्लू कलर में कर दिया है,
ब्लू वाला कलर यहाँ पर है, और जो स्काई ब्लू कलर में है वो सब क्या है, कॉमन वाले हैं, ठीक है। और येलो कलर वाले जो है राजस्थान से छू रहे हैं, ऑरेंज वाले किससे छू रहे हैं, यूपी से छू रहे हैं, रेड वाले छत्तीसगढ़ से छू रहे हैं, ये दोनों उसमें कॉमन है, और जो ग्रीन वाले हैं नीचे की तरफ महाराष्ट्र से छू रहे हैं, ठीक है। तो लिख लेते हैं यहाँ पर हम, यहाँ पर गुजरात से छूने वाले ये दो है, ये और ये दो गुजरात से छू रहे हैं, इसलिए उसको एक ब्लैक रख रखा है हमने कि गुजरात से ये दोनों ही छू रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जा रहा है, राजस्थान आ जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर आ जा रहा है यूपी, यहाँ पर छत्तीसगढ़, और नीचे की तरफ महाराष्ट्र, ठीक है। इसीलिए एक जो ये ब्लैक पड़ा हुआ है ना, वो कलर करना नहीं भूला हूँ मैं, इधर गुजरात के साथ करेक्ट हो रहा है, और बाकी अलीराजपुर तो कॉमन है गुजरात और इनके बीच में, ठीक है। देखो राजस्थान में, अच्छा राजस्थान में इसमें लिख दिया क्या अलीराजपुर अपन, ठीक है। राजस्थान में नहीं, इधर आ जाएगा अलीराजपुर, यहाँ पर गुजरात के साथ में आ गया है ना, अलीराज नहीं सही था वो, चलो ठीक है। यहाँ पर अलीराजपुर इसके साथ भी आ गया और इसके साथ भी आ गया, और यहाँ पर, ठीक है। क्लियर हुई चीज़ें है ना, ये बहुत सारा सेक्शन था, और ये याद रखना है, एक तो लैंड लॉक्ड जो कॉमन आ रहे हैं उनको भी याद रखना है ना, और बाकी सब चीज़ें, ठीक है। यहाँ तक चले आगे और बात कर लेते हैं हम, है ना, भूवैज्ञानिक संरचना के बारे में और देख लेते हैं कि भूवैज्ञानिक संरचना कैसी है। भूवैज्ञानिक संरचना कैसे क्या होती है, सबसे पहले तो हमको यहाँ पर देखना पड़ेगा कालक्रम। कालक्रम, कालक्रम मतलब किस टाइम पीरियड के यहाँ पर रॉक्स मिलते हैं। जैसे मैं आपको एक दो चीज़ जो बहुत अच्छी फेमस है वो बता देता हूँ, है ना। डेक्कन ट्रैप यहाँ पर मिलता है। डेक्कन ट्रैप मतलब क्या हुआ, लावा की बेसोल्टिक चट्टानें। डेक्कन ट्रैप मतलब लावा की बेसोल्टिक चट्टानें जो दक्कन के पठार के साथ बनने के साथ में बनी थी। अब ये कब बना था, ये बहुत पुराने समय में बना हुआ था, लगभग यहाँ से हम बात करें हिमालय से भी पुराना, है ना। जब क्या हुआ था, जब कॉन्टिनेंट का विभाजन हुआ था, जब महाद्वीप एक दूसरे से टूटना शुरू हुए थे, लगभग आज से 25 से 30 करोड़ वर्ष पहले, आज से 25-30 करोड़ वर्ष पहले जब ये टूटना शुरू हुए थे, तो जब पहला क्रैक आया था, तो पहले क्रैक के बाद से यहाँ पर क्या हुआ, लावा का एकदम ऐसी लेयर बाय लेयर ऐसा बिछना शुरू हो गया था लावा, है ना। एक लेयर, फिर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर, तो लेयर बाय लेयर फॉर्मेशन हो जाता है, और ऐसा सीढ़ी जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। उस सीढ़ी जैसे स्ट्रक्चर को ही क्या बोलते हैं, ट्रैप कहते हैं। ट्रैप कहते हैं, या फिर ऐसा चढ़ाव द्वार सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर जो होता है उसे ट्रैप कहा जाता है, और मालवा का पठार भी उसी का हिस्सा है। तो कालक्रम हो गया, ठीक है। कालक्रम में चट्टाने, चट्टाने देखनी पड़ेगी। चट्टानी संरचना कौन कौन सी है, कौन कौन सी चट्टाने कहाँ कहाँ पर पाई जाती है। जब मैं आपको थोड़ा सा खनिज बताऊंगा ना, खनिज वाला सेक्शन जब हम पढ़ेंगे, तब हम वहाँ पर देखेंगे कि किस प्रकार की चट्टानों में किस प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्री में भी क्वेश्चन पूछा जाता है सीधे, और मेंस में भी सीधे रख देता है वो, है ना, सीधे क्वेश्चन रख देता है, क्योंकि खनिज से, वन से, है ना, और नदियों से क्वेश्चन ज़्यादातर बनता है, ठीक है। चलिए चट्टाने देखनी है हमको, यहाँ पर कालक्रम देखना है, ठीक है। वहीं पर हमारे साथ में मृदा भी आ जाएगी। चट्टानों से सीधे सीधे संबंध होता है किस चीज का, मृदा का, और चट्टानों से सीधे संबंध होता है खनिज का। तो ये दो चीज़ें भी उसी के साथ में आ जाती है। तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी कहाँ पर कौन सी चट्टानें मिलती है और किस प्रकार का खनिज वहाँ पर मिलेगा। और फिर यदि आपको मिट्टी पता है तो मिट्टी में कौन सी फसल है और कौन से वन क्षेत्र है वो भी आपको पता चल जाएंगे, ठीक है। चलिए, मध्य प्रदेश संरचना की दृष्टि से प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, ये पहले हम देख चुके थे, है ना। मध्य प्रदेश अधिकांश भाग प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा होने के कारण यहाँ पर, है ना, कालों की भूवैज्ञानिक संरचना देखने को मिलती है। बहुत सारे समय टाइम पीरियड देखने को मिलते हैं, उसमें अलग अलग संरचनाएं हमको देखने को मिलती है। जैसे हमको पहली संरचना, सबसे बड़ा स्ट्रक्चर हमको बेसाल्टिक लावा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जो बहुत मोटा है, 2-2.5 किलोमीटर मोटी परत है। लेकिन ये उत्तर की ओर जाते हुए ये परत क्या हो जाती है, पतली हो जाती है। और कहीं कहीं पे ये परत क्या हो गई है, उखड़ भी गई है, और वहाँ से नीचे से ग्रेनाइट प्रकार की संरचना निकल के आती है। मतलब लावा के परत के नीचे क्या है, ग्रेनाइट की एक संरचना है, जो किस प्रकार की है, ठोस प्रकार की संरचना दिखाई देगी हमको, ठीक है। कालों की भूवैज्ञानिक संरचना देखने को मिलती है ना। प्रदेश में विभिन्न कालों में भूवैज्ञानिक संरचनाएं पाई जाती है। बहुत सारे अलग अलग कालों की भूवैज्ञानिक संरचना यहाँ पर हमको देखने को मिलेगी। अब देख लेते हैं कौन कौन से काल की कौन सी संरचना हमको देखने को मिलती है। सीधे शॉर्ट यहाँ से क्वेश्चन बनता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आर्कियन चट्टाने बताओ, बेसाल्टिक चट्टाने बताओ, या फिर तृतीय काल की चट्टाने कहीं होती हो तो वो बताइए, ठीक है। गोंडवाना क्रम की चट्टाने बताइए। तो उसमें हम देख लेते हैं सबसे पहले आदि महाकल्प। आदि महाकल्प की चट्टानें पूछी जा चुकी है, पहले भी एग्जाम में बोल चुके हैं, ठीक है। बुंदेलखंड की गुलाबी ग्रेनाइट, है ना, पिंक ग्रेनाइट कलर की चट्टानें या फिर नीस चट्टानें,
है ना। इसमें सील और डाइक मिलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है प्री के हिसाब से। उसके अलावा मेंस के हिसाब से भी सीधे पूछा जाता है, सील और डाइक किस प्रकार के चट्टेल समूह में मिलता है। तो हमको मिलेगा आद्य महाकल्प की सबसे पुरानी चट्टानें, जो हमारे है ना कहाँ पर, बुंदेलखंड क्षेत्र में मिलती है। ये बहुत पुरानी चट्टान है, इसके ऊपर दूसरी चट्टानों का निर्माण हो गया है। ठीक है, पृथ्वी की प्रथम कठोर चट्टानों में से है ये, पृथ्वी की प्रथम कठोर चट्टानों में से है, जिसमें जीवाश्म के अवशेष नहीं मिलते हैं। बहुत महत्वपूर्ण, जीवाश्म के अवशेष नहीं मिलते। सीधे सीधे यहाँ पर क्या बन चुका है आपका, ये आपका 2 मार्कर क्वेश्चन बन चुका है ना। बताते चलूंगा कहाँ 2 मार्कर बन रहा है, कौन सा 7 है। पूरा सेक्शन कवर कर दो तो 7 मार्कर बन जाएगा, और यदि हम एक एक सेक्शन को देखें तो 2 मार्कर के सभी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब आगे आ जाते हैं। धारवाड़ समूह, धारवाड़ समूह कैसा है, ये धात्विक प्रकार का समूह है, इसमें से धात्विक संरचनाएं मिलती है ना। देखिए, तो मैंने जो धात्विक संरचना पहले ही बोल दी, धारवाड़ ऐसे याद रखो, धारवाड़ धात्विक, धारवाड़ धात्विक। ठीक है, तो धात्विक प्रकार की संरचना हमको यदि मिल रही है तो कहाँ से मिलेगी, बालाघाट मिल रही है, बालाघाट में मिल रही है, कॉपर मिल रहा है, मैग्नीज मिल रहा है। ठीक है, बालाघाट छिंदवाड़ा उसके आसपास छिंदवाड़ा में मिल रही है। ठीक है, बुंदेलखंड के बिजावर क्षेत्र में मिल रही है। हाँ, तो सब जगह से हमको क्या मिलता है, धात्विक खनिज मिलते हैं। तो धारवाड़ संरचना प्रमुख रूप से किसके लिए होती है, धात्विक खनिजों के लिए होती है। थोड़ा सा और मैं आपको पिन करूं तो पिन करके मैं ये बताता हूं कि आपको धात्विक खनिज और कहाँ मिलते हैं, कर्नाटक में मिलते हैं। कर्नाटक की धारवाड़ समूह से ही इसका नाम रखा गया है, धारवाड़ चट्टाने। उसके अलावा आपको कहाँ मिलते हैं, झारखंड में मिलते हैं, छत्तीसगढ़ में इस प्रकार की चट्टानें मिलती है, उड़ीसा में मिलती है। तो धारवाड़ समूह की चट्टानों में हमको क्या मिलते हैं, धात्विक खनिज मिलते हैं। तो बालाघाट, छिंदवाड़ा, बुंदेलखंड। ठीक है, निर्माण आद्य महाकल्प की चट्टानों के अपर्दन से, मतलब ये चट्टानें जब टूटेगी, ये चट्टानें टूटेगी तो कौन सी चट्टानें बनेगी, ये चट्टानें बनेगी। तो आद्य महाकल्प की चट्टानों के अपर्दन से निकलने वाले पदार्थों से होता है। तो इसमें जो खनिज थे वो धीरे धीरे टूट टूट के बिखरने लगे और अलग अलग हल्के भारी के रूप में जम गए, है ना। ये चट्टानें टूटी तो ये कठोर चट्टानें थी, इसमें खनिज कैसे थे, मिक्स थे, सभी मिले हुए थे। तो हमको बुंदेलखंड में से कुछ मिल रहा है क्या, कोई खनिज मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। यहाँ पे तो ग्रेनाइट नीस मिलता है, ये हमारे कोई काम के है क्या, नहीं है। इनको तोड़कर हम खनिज निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे। तो जिसमें से खनिज निकाल पाएंगे वो हमारे काम की, अलग सेपरेट मिलना चाहिए ना। यदि मैं आपको बोलता हूँ 10 तरीके की दाल मिला के दे दी और बोला कि अलग अलग करके खा लेना, तो आपके कोई काम की है क्या वो, आप तो डायरेक्ट ही उसको बना दोगे। एज कंपेरेटिवली आप क्या करो, उनको ऐसी दाल जो क्या हो, सेपरेट अलग 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 डब्बे में भरी हो, वो हमारे लिए बहुत अच्छी। आज चना बनाना है चना, इधर मूंग बनाना है मूंग, अरहर बनाना है, तुअर बनाना है। ठीक है, वैसे ही तो आद्य महाकल्प की चट्टानों से टूटने से ये बनी है। चट्टानें किस किस चीज से बनी है, फाइलाइट, सिस्ट और स्लेट। प्रमुख चट्टानें कौन सी मिलती है, फाइलाइट मिलता है, शिस्ट मिलता है और स्लेट यहाँ पर मिलता है। महत्वपूर्ण चट्टानें हैं, इन्हीं से खनिज प्राप्त होते हैं। अगला आ जाते हैं पुराना संघ की चट्टानें या फिर ओल्ड सेक्शन, है ना। ओल्ड सेक्शन या पुराने संघ की चट्टानें जो होती है, इसमें पन्ना, देखो ये वो चट्टानें हैं, अब इनमें खनिज क्या होने लगेंगे, धीरे से रूपांतरित होने लगेंगे, है ना। अब ये चट्टानें इससे टूट के ये बनी, इसके बाद क्या कौन सी नए प्रकार की चट्टानें बनेगी, जो अलग से ही पहले से ही वहां मौजूद थी, लेकिन अब ये थोड़ी सी रूपांतरित हो गई है। तो इसमें क्या है, पन्ना, ग्वालियर, देखो पन्ना में मिलता है हीरा, तो हीरा क्या है, रूपांतरित चट्टान है। ग्वालियर में मिलता है रंगीन संगमरमर, तो ये भी क्या है, रूपांतरित चट्टान है। ठीक है, बिजावर श्रेणी में ये मिलता है। कैमूर में भी आपको मिलते हैं। ठीक है, भांडेर हो गया, रीवा हो गया, तो ये सब क्या है ना, ये वो क्षेत्र है जहां पर अधात्विक प्रकार के खनिज मिल रहे हैं। कौन सी, पुराना संघ की चट्टानों में। पुराना संघ का विभाजन कुड़प्पा, अब आपको मैं बोलूं कि कुड़प्पा, तो कुड़प्पा वो चट्टानें हैं जो कहाँ पे मिलती है, आंध्र प्रदेश में मिलती है। कुड़प्पा क्षेत्र कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है, और आंध्र प्रदेश में कुड़प्पा क्षेत्र में अधिकांशतः अधात्विक खनिज मिलते हैं। धात्विक भी मिलते हैं, लेकिन उसमें मुख्य रूप से अधात्विक खनिज का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। विंध्य शैल समूह, विंध्य शैल समूह में भी क्या होता है, अधात्विक खनिज मिलते हैं आपको। ठीक है, हाँ मिलते हैं। उसमें विंध्य शैल समूह में तो आपको क्या मिल रहा है, उसी में चूना मिल रहा है पूरा, उसी में हीरे आपको दिखाई दे रहे हैं, है ना। डोलोमाइट उसके अंदर दिखाई दे रहा है, मिक्स वाला। ठीक है, फिर उसके बाद कुड़प्पा चट्टानों के अंतः भौतिक दिशाओं का प्रभाव नहीं पड़ता है। आंतरिक कुड़प्पा चट्टान जो होती है, आंतरिक प्रभाव उसके ऊपर थोड़ा सा कम पड़ा है, इसीलिए पूर्ण रूप से चट्टानें परिवर्तित नहीं होती हुई दिखाई देती है। ठीक है, आगे आ जाते हैं आर्य समूह की, है ना। आर्यन सेक्शन की देखते हैं तो सतपुड़ा एवं बघेलखंड, सतपुड़ा क्षेत्र और बघेलखंड। ठीक है, बघेलखंड उधर ही निकलता हुआ सीधा सेक्शन। ठीक है ना। ये कोयला घाटी के रूप में भी, विस्तृत कोयला घाटी के रूप में देखा जाता है। आरंभिक कार्बोनिफेरस, कार्बोनिफेरस मतलब
जब पेड़ लगभग 100 मीटर ऊंचे हुआ करते थे। इतने बड़े बड़े पेड़ उस समय डेवलप हो गए थे कि उनकी ऊंचाई कितनी थी, लगभग 100 मीटर की ऊंचाई वहाँ पर दिखाई देती थी और पृथ्वी में एकदम हलचल शुरू हुई, है ना। तो उस समय बहुत अच्छी जलवायु थी, बढ़िया सा पानी था, है ना, और सब चीज़ें एकदम नॉर्मल चल रही थी, कोई पॉल्यूशन नहीं था। अब आगे आगे जैसे जैसे बढ़ते गए वैसे वैसे वहाँ पर क्या हुआ, है ना, बढ़ते गए तो फिर पृथ्वी के अंदर हलचल होना शुरू हुई, पृथ्वी पर बीच में क्या घाटियाँ बनना शुरू हुई, आंतरिक हलचल शुरू हुई, हिमालय की उत्पत्ति भी हो रही थी, जिसके कारण ये पेड़ सब क्या हो गए, ध्वस्त हो गए। पेड़ सब ध्वस्त हो गए और गहरी घाटियों के अंदर गिर गए। जैसे ये गहरी घाटियों के अंदर गिरे और उसके ऊपर से और मिट्टी जम गई, तो ये आगे जाकर, है ना, वायु की अनुपस्थिति में क्या बन गया, कोल बन गया, है ना। वायु की अनुपस्थिति में कोल बन गया। यदि वायु की उपस्थिति होती तो वो क्या बन जाता, सड़ जाते पेड़, और कोयला बन पाता, नहीं बन पाता। ठीक है, तो क्या हुआ, कार्बोनिफेरस में नूतन युग, है ना, नूतन युग तक चट्टानें शामिल की जाती है। कार्बोनिफेरस से नए काल तक की चट्टानें शामिल की जाती है। इस शैल समूह को गोंडवाना शैल समूह का निर्माण हुआ है ना। इस शैल समूह से गोंडवाना शैल समूह का निर्माण होता है। कार्बोनिफेरस और गोंडवाना, देखो कार्बन मिलता है गोंडवाना में, कोयला मिलता है गोंडवाना, तो कार्बोनिफेरस की चट्टानें कौन सी है, गोंडवाना वाली तो है। ठीक है, हुआ है, जिसके लिए 3 भाग है। देखो, लोअर गोंडवाना, उसके अलावा मध्य गोंडवाना, ठीक है, और अपर गोंडवाना समूह। ठीक है, जितनी नीचे आपको कोयला मिलेगा उतनी अच्छी क्वालिटी का होगा, जितना अच्छा दबाव उसके ऊपर लगेगा उतनी अच्छी क्वालिटी का कोयला बनेगा। एंथ्रेसाइड हो जाता है, फिर बिटुमिनस होता है। तो मध्य प्रदेश में और संपूर्ण भारत में अधिकांश जो कोयले की क्वालिटी है वो कौन सी, बिटुमिनस है, ज़्यादा गहराई तक नहीं दबा हुआ है। ठीक है, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, जैसे जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है, जो पहाड़ी क्षेत्रों में कोयला बना हुआ है, वो एंथ्रेसाइड टाइप का है। ठीक है, बिटुमिनस हो जाता है, फिर लिग्नाइट होता है। ठीक है, चलिए अगले क्षेत्र की तरफ चलते हैं, क्रिटेशियस युग। क्रिटेशियस युग की चट्टानों की हम बात करें तो देखो, क्रिटेशियस मतलब ऐसा समय जिस समय क्या हुआ था, पूरी तरीके से लावा फैल चुका था। क्रिटेशियस काल में ही लावा चट्टानें पूरी सतह पर फैल गई। इसी समय दक्कन ट्रैप बना, इसी समय भ्रंश आने लगे, भ्रंश के कारण नर्मदा घाटी और उसके आसपास की घाटियों का क्षेत्र का निर्माण हुआ। तो इसीलिए बाघ हो गया, लमेटा हो गया, मालवा का पठार हो गया, ज्वालामुखी संस्तर यहाँ पर दिखाई देने लगे। संस्तर मतलब लेयर बाय लेयर, एक एक लेयर जमती गई और लावा पठार का निर्माण होना शुरू हो गया। तो नर्मदा घाटी में नदी तथा एस्चुरी, नदी तथा एस्चुरी के निक्षेप से बने शैल समूह प्राप्त हो जाते हैं और इसमें जीवाश्मों के अवशेष मिलते हैं। जीवाश्मों के अवशेष मिलते हैं। देखो, जीवाश्मों की बात करें तो इसमें भी जीवाश्म मिलते हैं। ठीक है, और उसके अलावा सतपुड़ा वाले क्षेत्र जो दिखाई देता है, इसमें कोयला मिल रहा है, अल्टीमेटली जीवाश्म मिल रहा है। कोयला क्या है ना, कोई संरचना है, मतलब वो क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो यदि वो दब जाएगा तो जीवाश्म मिलेंगे ना, हाँ मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ भी जीवाश्म मिलेंगे। ठीक है, पुराना समूह में हमको जीवाश्म मिल रहे हैं क्या, नहीं, इसमें भी जीवाश्म नहीं मिल रहे, बाकी सब में नहीं मिल रहे। इन समूह में जीवाश्म नहीं मिलते, बाकी आर्य समूह और क्रिटेशियस कल्प में हमको मिलते हैं। इसके सब पार्ट भी होते हैं, है ना, इसके सब पार्ट भी है, जो हम आगे जाकर जैसे जैसे खनिज पढ़ेंगे तो हर जगह छोटे छोटे खनिज क्षेत्र को भी अलग नाम से जाना जाता है। उसको भी हम आगे देखेंगे कि किसमें कौन से खनिज या फिर कौन सी चीज़ें पाई जाती है। ठीक है, चलिए, तो ये हमने क्या देखा आज, भारत का क्या, मध्य प्रदेश का इंट्रोडक्शन देख लिया पूरा। मध्य प्रदेश के इंट्रोडक्शन में हमने पूरी बातें कर ली थी, है ना, कहाँ से कैसे मध्य प्रदेश बना, भौगोलिक रूप से हम बात कर रहे थे, है ना। पॉलिटिकल बाद में बात करेंगे, पॉलिटिकल भी बहुत अच्छी बात रहेगी इसके अंदर। तो हम अभी बात करें भौतिक रूप से, भौतिक संरचनाओं को देख लिया। अब भौतिक क्षेत्र इसके अलग अलग विभाजित करेंगे, जो हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, तो भौतिक स्वरूप हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, भौगोलिक प्रदेश से, और हम इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। बने रहिए स्पेक्ट्रम आईएएस के साथ में। मेरा नाम अंकित बिंजवा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।